एक नया चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 11। ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें से लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये मैं अभी रिवाइज कराने वाला हूँ। इस चैप्टर के अंदर 3 स्टैंडर्ड्स आएंगे, SQC 1, ऐसे 210, ऐसे 220, लेकिन उन सब के पहले आएगा एथिक्स का पूरा ज्ञान। बहुत सुंदर ज्ञान है, मैंने इसके लिए एक समरी बना रखा है। लुक एट द बोर्ड प्लीज। समरी, इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स आएंगे? 3। सबसे पहले क्या आएगा? एथिक्स। एथिक्स के अंदर देखो क्या आने वाला है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सर व्हाट आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? जंप टू पेज 6, फटाक से जाओ 11.6 पे जाओ, जल्दी जाओ, एक चक्री का डायग्राम है। व्हाट आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सर? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, फिर एथिक्स में हम लोग और पढ़ेंगे क्या? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस 2 तरह का होता है, माइंड एंड अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस, है ना। इंडिपेंडेंस को थ्रेट्स कितने तरह के होते हैं? 5 S, सैफ अली खान, S सैफ, ठीक है। और सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, मतलब थ्रेट्स को दबाने के लिए कुछ सेफगार्ड्स भी होते हैं। इसके बुक वाले एग्जांपल्स भी, और मैंने तुम लोग को हाईफाई एग्जांपल्स भी लिखाए हैं, है ना। कारण क्या है, ये एथिक्स वाला चैप्टर तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे हल्का सा फ्लेवर है खाली, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेवर, पर ये एथिक्स एकदम एक्सप्लोर करके डिटेल में फाइनल में आता है, कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो मैंने वहां से भी कुछ तगड़े तगड़े एग्जांपल लेके तुम लोग को पढ़ाए थे समझाने के लिए, ठीक है। ये है नंबर 1 एथिक्स। नंबर 2 क्या है सर? एंगेजमेंट लेटर, ऐसे 210 क्लाइंट के साथ जो बनता है। नंबर 3 क्या है? सुनो, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ देखो क्वालिटेटिव ऑडिट, इसका मतलब ऑडिट क्वालिटी है। क्वालिटेटिव ऑडिट का मतलब डूइंग गुड क्वालिटी ऑडिट, मतलब ऑडिट क्वालिटी। तो सर ऑडिट क्वालिटी के ऊपर कितने स्टैंडर्ड है? 2 SQC 1, ऐसे 220। SQC 1 क्या? फर्म लेवल पे क्वालिटी, एंड 220 मतलब एंगेजमेंट लेवल पे क्वालिटी। ग्रेट, ठीक है। देखो मैंने रिवीजन का एक मंत्र भी लिखा रखा है, स्टार्ट फ्रॉम पेज फलाना टू ढिमका, देन बिगिनिंग में आएंगे। तो चले 11.6 पे आया सर, ये आ गए हम। What are the fundamental principles of ethics? IO CCP, integrity, objectivity, competence, confidentiality, professional behavior। इनका मतलब मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, देखो पढ़ो। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ही शुड बी ट्रूथफुल इन हिज डीलिंग्स विद द क्लाइंट। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड नॉट नोइंगली, दिख रहा है क्या, बी एसोसिएटेड विद एनी रिपोर्ट, रिटर्न और कम्युनिकेशन वेयर द अकाउंटेंट बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स और मिसलीडिंग। तो आप किसी गंदे कंपनी से एसोसिएट होइए ही मत। इसीलिए तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्मेलिटीज होता है ना SQC 1 में, आइस माइस, कि घटिया कंपनी के साथ आप एसोसिएट होइए मत, पर लोग तो होते ही हैं। डेलॉयट अडानी छोड़ के गया तो मस्का वीडियो जो है वो एक्सेप्ट किया ही है ना। इधर आ जाओ। इफ इंटेग्रिटी इज कॉम्प्रोमाइज, अगर आपकी ईमानदारी खतरे में, देन डोंट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट। और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या दोगे? मो मतलब, या फिर विड्रॉ भी कर सकते हो बाद में। नंबर 2 ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है दैट माय प्रोफेशनल जजमेंट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ कब का मतलब C से कॉन्फ्लिक्ट, U से अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड B से बायस। माय प्रोफेशनल जजमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड और जियोपर्डाइज्ड बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सर इसमें 2 चीज आता है, कॉम्पिटेंस और डिलीजेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब तो होता है काबिलियत, डिलीजेंस मतलब हम अपना काम बहुत अच्छे से डिटेल में करते हैं, ठीक है। अंदर पढ़ो। कॉम्पिटेंस का मतलब हरा रंग, टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट सच अ लेवल दैट माय क्लाइंट रिसीव्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज। इट कम्स फ्रॉम करंट टेक्निकल नॉलेज ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब टाइम टू टाइम आप अपने आप को अपडेट करते रहो, ठीक है। डिलीजेंटली काम करो। डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है? एक्ट थॉरोली, केयरफुली एंड टाइमली। CIT, केयरफुली, टाइमली, थॉरोली, CTT, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, डोंट यूज क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन फॉर योर ओन पर्सनल एडवांटेज, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। हम लोग को कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्पेक्ट इसलिए करना चाहिए ताकि क्लाइंट हमारे साथ फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करे। देखो लिखा हुआ भी है, टू रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑडिटर, ठीक है। तो
कॉन्फिडेंशियलिटी कंटिन्यूज इवन आफ्टर द एंड ऑफ, क्लाइंट का काम खत्म हो गया तो उसके बाद जो जो पता चला था कि लीक करते रहे क्या, नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, नॉट टू यूज द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट। अच्छा, हमारे फर्म के अंदर भी कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि फर्म के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे सीए फर्म में एम्प्लॉइज हैं, तो सबको अलग अलग क्लाइंट में जा रहे हैं तो रात को क्या के सब डिस्कस करेंगे, नहीं। जो टीम जिस क्लाइंट का काम करे केवल उनको उतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बाकी आपस में गॉसिपिंग शेयरिंग नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं नीड टू नो बेसिस, ठीक है। तो हर जगह शेयरिंग वेयरिंग मत करो, जबकि होता ही है यार, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, लोग मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, हमको बताओ तुम। गॉसिप किस चीज से पैदा होता है, गॉसिप इज ऑलवेज अबाउट अ थर्ड पार्टी। अच्छा, तुम जस्ट इमेजिन करो, स्टूडेंट्स का एक झुंड खड़ा है, किसकी बातें हो रही होंगी, टीचर की हो रही होगी। गॉसिप करने के लिए देयर हैज टू बी अ कॉमन थर्ड पार्टी जिसकी हम बुराई कर सकें, तो वो कौन है जिंदगी में, पकड़ो उठाओ इसको, टीचर। पेरेंट्स तो कॉमन नहीं है ना, सबके माँ बाप अलग अलग हैं, तो बचा कौन, अरे सबके तो माँ बाप अलग अलग है ना, तो वो कैसे होगा। अगर वो सब सेम होते तो वो भी हो जाता, मैं बता रहा हूँ, पर वो सेम नहीं है ना, पर टीचर तो कॉमन है, तो चलो पकड़े बुलाई करें। तो फर्म में भी सर होता ही है कि फर्म के दो अलग अलग एम्प्लॉइज हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, एक इस क्लाइंट के उस क्लाइंट के, जो मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे कि मेरे क्लाइंट के ये हुआ, मेरे क्लाइंट के वो हुआ, ठीक है। शुरू में मैं बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको लेके अभिभूत हो गया था, मतलब मैंने देखा मेरे मतलब जब आर्टिकलशिप आता है कि मेरे दो दोस्त थे, वो लोग मिले और मैं मतलब मुझसे बड़े थे, वो 1 साल वो पहले से कर रहे थे आर्टिकलशिप, तो वो लोग जब मिले मेरे साथ तो वो लोग अपने अपने क्लाइंट व्लाइंट की बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ऊपर दोनों बड़े एक्साइट होकर बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो ऐसे ही होता है, वो जब मैं करने लग गया तो मैं भी बात करना चालू कर दिया, पर नियम अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक है। खत्म तो नहीं कर सकते, रिड्यूस जरूर कर सकते हैं इसको, ओके। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ बोलता है कि भाई आप कॉन्फिडेंशियलिटी रहना चाहिए। जब तक लॉ मेरे पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना हो तब तक मैं क्लाइंट का डेटा शेयर नहीं करूंगा किसी के साथ भी, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ डेटा शेयर करना पड़ता है, जैसे पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। अब नाफरा वाले मेरा रिव्यू करेंगे तो क्लाइंट का वर्क पेपर तो मांगेंगे, उसमें डेटा तो जाएगा, तो वो लीगली ऑब्लिगेशन है, वो अलाउड है। या सीए इंस्टीट्यूट मेरा पीयर रिव्यू करवा रही है, या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड मेरा क्वालिटी रिव्यू कर रहा है, तो वो लोग क्लाइंट के फाइल मांगते हैं, तो वहाँ शेयर करना पड़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर, इसमें जो प्रोफेशनल बिहेवियर का जो मतलब लिखा है ना बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ऐसा कुछ मत करो जिससे प्रोफेशन बदनाम हो जाए, डू नॉट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, इम्पेयर द इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, ये सब मत करो। पर कुछ प्रॉपर नहीं बोला, तो मैंने तुमको बहुत उच्च लेवल के एग्जांपल्स दिए हैं जो ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स में। ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो, ये नहीं कि मैं मन से आके हलवा फेंक दिया ऐसा ना, सीए इंस्टीट्यूट का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर बताया कि प्रोफेशनल बिहेवियर का ये मतलब होता है, नंबर 1, डू नॉट मेक एग्जैजरेटेड क्लेम्स अबाउट योर सर्विस, डू नॉट मेक डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस टू अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कि आपका पिछला वाला सीए तो नल्ला था, देखो मैं अच्छा हूं, ये सब आप नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 3, डोंट वायोलेट आईसीएआई एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस, सीए लोग एडवर्टाइजमेंट करना, जो प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करना मना होता है। नंबर 4, डू नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स एंड टू मच हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट, इंडिपेंडेंस खतरे में आता है। नंबर 5, ऑडिट अपना प्लान कीजिए, डेडलाइन पे खत्म कीजिए टाइमली, ये भी प्रोफेशनल बिहेवियर है। एंड नंबर 6, डोंट इग्नोर, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस कराए थे कि आईसीआई ने या कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपसे कुछ कम्युनिकेट किया तो आप उसके ईमेल को इग्नोर नहीं करो, आप रिप्लाई करो। जैसे नया ऑडिटर पुराने ऑडिटर को चिट्ठी लिख के पूछता है ना कि शुड आई एक्सेप्ट द ऑडिट, तो जवाब देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट्स प्रोफेशनल बिहेवियर। मैंने बोला था कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, 11.6 से लेके आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में, एथिक्स के प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गया। अब नेक्स्ट इंडिपेंडेंस। सर इंडिपेंडेंस क्या होता है, 2 तरह का होता है, माइंड एंड अपीयरेंस। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे इधर, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, दैट माई जजमेंट इज नॉट सब्जेक्टेड टू योर इन्फ्लुएंस, कि तुम मेरे अपने इन्फ्लुएंस से डाल के मेरे जजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। Independence implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or directions of the client, कि client जो बोलेगा हम वही करेंगे, फिर हम काहे के इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, दैट इज इंटरनल, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, मतलब बाहर वालों को देखने में भी लगना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये दोनों का ना डेफिनेशन आ सकता है, और याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखो, IOP, देखो उधर ब्रैकेट में लिखा IOP, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल, स्केप्टिज्म। तो इधर पहला पॉइंट, डिफाइन इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इसमें सबसे अच्छी बात है, इट स्टार्ट्स विथ माइंड, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड,
ठीक है, that permits expression of opinion without being affected by the influences that compromises the professional judgment, allowing the CA to act with integrity, objectivity and professional skepticism. Independence in appearance, avoidance of circumstances where a third party would conclude that the auditor's IOP has been compromised. बाहर वालों को देखने में मैं इंडिपेंडेंट लगना चाहिए. मैंने इसमें जय शाह और अमित शाह का एग्जाम्पल दिया था कि नहीं. हर वक्त जय शाह पे उंगली उठती रहती है बेचारे पे, ठीक है, कि क्रिकेट खेलना नहीं आता, बीसीसीआई का चेयरमैन ऐसा बोलते कि नहीं. लोग तो ये बोलेंगे ना कि अमित शाह की औलाद है इसीलिए बीसीसीआई का चेयरमैन है. करेक्ट, दैट इज व्हाट. सपोज मान लेते एक बार कि वो अंदर से बहुत अपने टैलेंटेड है, पर देखने से तो बाहर से लोगों को तो कनेक्शन जोड़ेंगे ही ना. ठीक है, नेपोटिज्म वैसा कुछ. ठीक है, बस ठीक है. बोथ माइंड. अच्छा, तुमको खाली माइंड से इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अपीयरेंस में भी? बोथ माइंड एंड अपीयरेंस. इंपॉर्टेंट डायलॉग. पब्लिक कॉन्सायंस, ये ब्राउन कलर. पब्लिक कॉन्सायंस इज टू बी केप्ट अहेड ऑफ लॉ. एन ऑडिटर शुड नॉट पुट हिमसेल्फ इन अ पोजीशन दैट कॉम्प्रोमाइजेस और जेओपर्डाइजेस हिज इंडिपेंडेंस. तो ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां आपको ये लगे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं लगोगे या नहीं रहोगे, वहां पे बेटर है कि आप वो ऑडिट एक्सेप्ट करो ही नहीं. ठीक है, मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था एग्जाम्पल देके. सपोज तुम्हारे जान पहचान वाला तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुमको बोलता है आप ऑडिट कर दो, तुमको मालूम है कि इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, तुम दे नहीं पाओगे, तो बेटर तुम कुछ बहाना बना के मना कर दो कि नहीं हमारा तो बल्कि इतना अच्छा ही नहीं, आप इससे करा लो, किसी और का रेफरेंस दे दो. मतलब डिप्लोमेटिकली खेलना, क्योंकि तुम अपने आप को अगर उस पोजीशन में डाल दोगे ना तो फिर पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो बेहतर है ना कि अपने आप को किसी ब्लैकमेलिंग पोजीशन में डालो ही नहीं. आज सोचो कि तुमको पता है कि तुम्हारा जो कजिन भाई है, ठीक है, एक नंबर का स्मगलर है, मतलब उसका धंधा ही 2 नंबर का, तुमको मालूम है, और तुम जानते हो कि अगर तुमने उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया. देखो होता क्या है ना, जब भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले क्लाइंट के रेड मारते हैं ना, तो संग संग बोलते हैं चलो सीए से भी मिलाते हैं. ठीक है, तो उसके पाप का छींटा मुझ पर भी पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट दैट. ठीक है, तो बेहतर क्या, बहाना देके हट लो, कुछ भी एक डिप्लोमेटिक बहाना देके. ठीक है, बढ़िया है. ओके, इधर ये क्लियर. नेक्स्ट. अच्छा, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस? एस, से सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का फायदा. ठीक है, सेल्फ, ब्राउन कलर पढ़ो. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑकर्स व्हेन एन ऑडिटर कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट. क्लाइंट के अंदर रुपया लाके बैठा, फायदा हो जाएगा उसको. सेल्फ इंटरेस्ट, उसके एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल मैं रीड नहीं कर रहा हूं, वो तुम लोग को रीड करना है. एस से सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मतलब अपने ही किए हुए काम को रिव्यू करना. ठीक है, ऐसा बेसिकली तब होता है ना जब आप पहले क्लाइंट में थे, अब आप सीए फर्म में ज्वाइन कर लियो, या सीए फर्म में थे छोड़ के क्लाइंट के चले गए, वहां पे सेल्फ रिव्यू हो जाता है. जब पहले आप क्लाइंट के काम करते थे तो अकाउंट्स बनाते थे, आज आप वहां रिजाइन करके सीए फर्म में आ गए, अब आप जा रहे हैं ऑडिट करने, तो योर अकाउंट्स वर्क ऑफ प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इज सब्जेक्ट टू योर ऑडिट, है ना. तो ये हो गया सेल्फ रिव्यू थ्रेट. एडवोकेसी थ्रेट, प्रचार. क्लाइंट का इतना भी प्रचार मत करो कि बाहर वालों को देख के लगे कि आपकी इंटेग्रिटी खत्म हो गई है. Advocacy threat occurs when the auditor promotes a client's position to such a point that people may believe that his objectivity is compromised. Familiarity threat, इतना क्लाइंट के साथ तुमने घनिष्ठ मधुर रिश्ता बना लिया है, ठीक है, that you have become too sympathetic towards client's interest, कि हे राम क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा तो बेचारे का बुरा हो जाएगा. Not बेचारा, that is your job to give qualified opinion. पढ़ो. Familiarity threat occurs when the auditor forms relationships. Relationship का मतलब ये नहीं कि कोई blood relation, मतलब familiarity, मतलब जान पहचान, friendship with the client where they end up becoming too sympathetic towards the client's interest. Intimidation threat मतलब धमकी, blackmail, मेरे को ऑब्जेक्टिवली काम करने नहीं दे रहा है, इतना धमका रहा है. The auditor is being deterred, stopped from acting objectively. अच्छा, अब नेक्स्ट थ्रेट्स है, तो थ्रेट्स के लिए सेफगार्ड्स भी है. ये देखो अगले पेज में क्या है, सेफगार्ड्स. मैंने बोला सेफगार्ड्स तुम्हारे सिलेबस में डाला पर उसके अच्छे एग्जांपल्स नहीं डाला, तो मैंने डाला अच्छा एग्जांपल्स. ये देखो, आई हैव गिवन यू 5 ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ सेफगार्ड्स. ये एकदम ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स है, समझा, मन का फेंका हुआ ज्ञान नहीं है. मेरे को दिक्कत क्या होती है, एक बार की बात है, मतलब ये पुरानी बात है थोड़ी, 2014 की होगी आई थिंक. ठीक है, सीए फाइनल का बैच, मैं ऑडिट पढ़ा रहा था, तब मेरा सीए इंटर चला नहीं था, मतलब
2014 में पहली बार, मतलब 12 से 14 वाज अ स्ट्रगलिंग पीरियड फॉर मी। 2014 में मेरा फाइनल जोर से बूम कर गया था एकदम ऊपर। इंटर नहीं चला था, इंटर 2017 में कुछ चला होगा, ठीक है। तो द थिंग वाज दैट कि 2014 में फाइनल का बैच पढ़ा था ऑडिट का। तो एक स्टूडेंट उठती है, वो बोले कि सर लेकिन आप ये जो पढ़ा रहे हो तो गलत है, ये ऐसा ऐसा होता है। मैं बोला तुमने किसी टीचर के कॉपी नोट में पढ़ा है क्या? उसने बोला हाँ। वो समझ में आ जाता है, क्योंकि जो सवाल वो बोली वो सुन के पता है वो गलत बोल रही है, क्योंकि जिस टीचर से भी वो इंटरमीडिएट पढ़ी होगी, ठीक है, उसने अपने मन से कुछ दिखा दिया। क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड्स और सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत डीप है, भयंकर अंदर तक। तो वो लाइन सुन के समझ में आता है कि ऐसा लाइन है नहीं। वो लाइन भी बता देता हूँ, तुम लोग भी, अब तुम तो मेरे से इंट्रोइट पूरा पढ़े हो, रिवाइज करा रहे हो, तो तुमको तो समझ में आएगा। इंटर में जो टीचर थे, जहाँ से भी उन्होंने पढ़ा था स्टूडेंट ने, उसने, टीचर ने बोल दिया था कि ऑडिटर जो होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये बात लिख देता है कि मेरी रिपोर्ट के बेसिस में अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो मैं लायबल नहीं हूं। ऐसा कुछ लिखा है क्या? तुम ऐसे 700 पढ़े हो ऑडिट रिपोर्ट? बस ये क्या बोल रहा है कि मेरे ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे या मेरे ओपिनियन जो मैंने दिया ऐसे ऐसे, उसके बेसिस में अगर कोई इन्वेस्टर या शेयर होल्डर कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। पहली बात तो ऐसा कोई स्टेटमेंट पूरे स्टैंडर्ड्स में, पूरी किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये डायलॉग भी झूठा है। ऑब्वियसली आई एम लायबल। भाई ये जो बिग 4 का बंबू हो रखा है, नाफरा कर रहा है, को बंबू कर रहा है? अगर लायबल नहीं है तो बिल्कुल लायबल है। हम आपके रिपोर्ट पर रिलाय करते हैं। अगर साफ दिख रहा था कि गड़बड़ और फिर भी आपने ये दे दिया तो आप लायबल नहीं हो क्या? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है एकदम। तो सुन के समझ में आता है। तो तुम सोचो किस लेवल का नॉलेज इंपार्ट किया जाता है। थ्योरी में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है, एनीबडी हु टीचेस अ थ्योरी सब्जेक्ट ना हैज टू वर्क अ लॉट, रीड अ लॉट, लर्न अ लॉट। उतना कौन करे? हम तो बाबा बन चुके हैं भाई, एक डिग्री मिल गई हमको, हम बाबा बन चुके हैं। हम माइक आ गया, कैमरा आ गया, अब हम बोलेंगे जो हमको बोलना है। हम बनाएंगे नया ऑडिट, ठीक है। एक आईसीआई का ऑडिट है और एक हमारा ऑडिट ठीक है, वैसा। तो मतलब इस लेवल का गड़बड़ी होता है। तो दुख किस बात पे हो जाता है सबसे ज्यादा? मैं जो मेहनत करके सच पढ़ा रहा हूं वो लोगों को सच नहीं लग रहा, और कोई बिना मेहनत किए जो झूठ पढ़ा रहा है वो लोगों को सही लग रहा है। अब मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं? तो मैं क्लियर बोल रहा हूं कि तुम ये देख रहे हो, तुमको लगे सर मन से फेंका, एक भी मन का बात नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स का है ये, ठीक है। मैंने क्लास में पढ़ाते हो सीए फाइनल का दिखाया भी था तुम लोगों को, 19 नंबर चैप्टर है उनका। इधर यू हैव टू अप्लाई सम सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स क्या करता है उधर देखो। नंबर 1, एलिमिनेट द थ्रेट्स, या तो थ्रेट को पूरा खत्म कर देता है, या फिर रिड्यूस द थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ये भाषा ज्यादा फेमस है, एक्सेप्टेबल लो लेवल रिड्यूस करना। एग्जांपल दो सेफगार्ड का। नंबर 1, डिवोट मोर टाइम एंड मोर क्वालिफाइड स्टाफ, तो बढ़िया ऑडिट होगा अपने आप ही। नंबर 2, यूज एन एक्सटर्नल रिव्यूअर, किसी दूसरे सीए फर्म से रिव्यू करा लो, तो वो तो चेक कर लेगा ना कि तुम ढंग से काम किया कि नहीं किया। नंबर 3, यूज अ डिफरेंट पार्टनर एंड टीम एवरी ईयर, सुपर रोटेशन, सुपर रोटेशन बोलते हैं इसको। नंबर 4, यूज डिफरेंट पार्टनर एंड टीम फॉर नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब आप क्लाइंट का ऑडिट भी कर रहे हो और कुछ कंसल्टेंसी का काम भी कर रहे हो, जो अलाउड है, जो एडो एम से मना नहीं है, तो अलग अलग टीम यूज कर लो, ठीक है। नंबर 5, इन्वॉल्व जॉइंट ऑडिट। नंबर 5 में लाल रंग पढ़ो, जॉइंट ऑडिट में तो अपने आप ही इंडिपेंडेंस आई जाएगा ना, बिकॉज सामने वाला, आप भले ही आपकी इंडिपेंडेंस को खतरा हो, सामने वाला तो रहेगा, तो कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। दीज आर द ग्रेट सेफगार्ड्स फॉर इंडिपेंडेंस। इधर सेफगार्ड क्या होता है? सेफगार्ड्स आर एक्शंस इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दैट इफेक्टिवली रिड्यूसेस द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. Auditor should always be and appear to be independent. Auditor must conscientiously consider whether there is any threats to his independence. If there is, number one, he should desist from the task or eliminate the threat or put in place safeguards to reduce it to acceptable level. And last option, don't accept the engagement या withdraw from the engagement. ठीक है, मैंने कहां से कहां पेज बोला था, देखिए बताओ. हाँ, ये भी चलेगा क्या अभी आगे? नंबर 8, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. प्रोफेशनल जजमेंट होता है एकता कपूर, वो जजमेंट है. ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? ABC. ए से एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्टनेस रहना चाहिए हमेशा, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस. बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं अ क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कोई प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक एटीट्यूड है. ऑडिट प्रोसीजर नहीं, एक एटीट्यूड है
कि जब हमें गलतियां मिलती हैं तो हम उसको ओवरलुक नहीं करते बल्कि उसको पकड़ के फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को ना? तो इट्स एन एटीट्यूड। तो ABC, ए से एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, बी से बीइंग अलर्ट, सी से क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस कि जो एविडेंस मेरे पास मिला है सच्चा कि झूठा है, कहीं ये नकली फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स एविडेंस तो नहीं दिया क्लाइंट मेरे को। सिचुएशंस दैट रिक्वायर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, CRPF, ये फोर्स को बोलते हैं ना, पुलिस फोर्स को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। चेक करो कहीं एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा है। नंबर 2, जो कागज पत्र डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं जिस पे आप इतना भरोसा करते हो, कागज का भूखा है CAB, चेक करो वो डॉक्यूमेंट रिलायबल है कि नहीं है। पॉसिबल फ्रॉड एंड नेक्स्ट प्रोसीजर्स। हो सकता है कि कई बार स्टैंडर्ड्स में जो ऑडिट प्रोसेस बोले हुए मुझे उसके अलावा कुछ आप करना पड़े, एडिशनल या ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसेस, तो वो भी कर लो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से 3 चीजें दूर कर दी जाती है। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांस, ओवर जनरलाइजिंग व्हाइल ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड इनअप्रोप्रिएट असम्पशन। एक स्टूडेंट के अंदर भी ये 3 बीमारियां होती है। ठीक है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस और हार्ड चैप्टर्स को वो ओवरलुक कर देता है। ठीक है, ओवर जनरलाइज, कोई भी चीज पढ़ाओ, स्पेशली लॉ में कोई भी बात पढ़ाओ, प्रोवाइजो पढ़ाओ, स्टूडेंट अपना बुद्धि लगा के कुछ कंक्लूजन निकालना चालू कर देता है। दैट इज ऑल ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है, एंड थर्ड, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस। ऑब्वियसली ऑडिट करते तो अजम्पशन भी तो लेना पड़ेगा। किस बीमारी की दवा है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? बीमारी का नाम क्या है? कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है आपको मैच कराने में सुख मिलता है, MMS में सुख नहीं मिलता। जबकि ऑडिटर उल्टा, ऑडिटर आया MMS ढूंढने तो उसको MMS में सुख मिलना चाहिए। तो ये एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सही है। बेसिकली मैं बोलूँ ना तो ऑडिटर जो है थोड़ा झगड़ालू किस्म का व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बाई नेचर बड़े झगड़ालू होते हैं, उनसे बहुत आसानी से झगड़ा हो जाता है। ठीक है, दे आर नॉट पीस लविंग, दे आर पीस लविंग। ठीक है, तो वो जो झगड़ालू टाइप के लोग हैं ना, वो अच्छा ऑडिट कर सकते हैं बिकॉज वो गए हैं झगड़ा करने, MMS ढूंढने। ठीक है, तो अगर ऑडिट के प्रोफेशन में जाना है तो यू नीड सर्टन स्किल्स ऑफ बीइंग झगड़ालू। नेक्स्ट, क्रिटिकल असेसमेंट। जब ऑडिट एविडेंस बोलते हैं साथ में 2 एडजेक्टिव लगता है, SAAE, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो चेक करो कि सारा एविडेंस जो भी आपको मिला है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है, जैसे नकली बिल भी तो दे सकता है क्लाइंट, बिना GST का मोटिवेशनल स्पीकर का बिल बताया था। रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले चेक करो। See, although we are not forensic experts on the documents, but एक डॉक्यूमेंट को देख के आपको एक मोटा मोटा समझ में आता है सर कि ये जेन्युइन है कि नकली बना के मेरे को दिया है लोग। ठीक है, तो चेक कर लो वो। पास्ट एक्सपीरियंस इन, हम लोग क्लाइंट के साथ अगर हमारा पुराना एक्सपीरियंस है ऑनेस्टी का कि वो लोग अच्छे क्लाइंट है तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम इसकी वजह से हमको कोई अलर्ट वाला सिग्नल मिले तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। The auditor cannot be expected to disregard the past experience of honesty of the client. However, it does not relieve the auditor from the need to maintain professional skepticism. तो आप उस पर टोटली रिलाई भी नहीं कर सकते। अब ये तो 210 चालू हो गया तो ये तो अलग चीज़ है, इसमें नहीं। 11.11 तक हो गया, अब पीछे आएंगे हम लोग। तो 11.6 to 11.11 हो गया, अभी कौन सा करेंगे? 11.3 to 6। ये तो बहुत ही ईजी है सर, इसमें तो समीर बैठा होगा। ये तो एक डायग्राम में देखो सुंदर सा बनाया हुआ, देखने में अच्छा लगता है ना, डेकोरेशन कर दिया, किताब का इंटीरियर डेकोरेशन हो रहा है। ठीक है, किताब में यही सब तो है, माइंड प्लस अपीयरेंस इक्वल टू इंडिपेंडेंस। 3 स्टैंडर्ड्स है, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। लेट्स स्टार्ट विथ समीर का स्टोरी। समीर क्या भाड़ में आ गया। अब फिर 11.4 पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद मॉरल प्रिंसिपल्स। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, ये पूरा पेज है ना बादू है, फिर भी मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी पढ़ेंगे। नंबर 1, ट्रस्ट CA, मतलब समाज ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक विश्वास सौंपा है कि आप लोग हमेशा सच बताओगे कि कंपनी का FS सही है कि नहीं, तो हमें उस विश्वास को तोड़ना नहीं है, इसीलिए हमें एथिकली काम करना है। ठीक है, जैसे में ये वीडियो जाएगा सुनने वाले हा 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 हंसेंगे। ठीक है, ये हुआ एक्सपीरियंस। नंबर 2, कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स,
we are giving an assurance report for the users of FS. So we have to win the confidence. That can happen only if we are acting ethically. Number 3, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट अगर आपको चाहिए तो एथिकली काम करो. नंबर 4, अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, हर पढ़ाई हर डिग्री वाला बोलता है कि वो न्यारा है दुनिया से, तो यहाँ वही लिखा है कि बाकी सब जगह भी एथिक्स चाहिए, पर सबसे ज़्यादा एथिक्स तो सिर्फ सीए लोग को चाहिए, ना डॉक्टर को, ना इंजीनियर को, ना किसी और को. ठीक है. अब बोला आईसीआई ने क्या बनाया, कोड ऑफ एथिक्स विच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोफेशनल एथिक्स. इससे क्या होता है, यूजर्स को भी एक विश्वास होता है कि नहीं देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट एथिकली काम करेगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट है ना आईसीआई उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए. एंड लास्ट, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गड़बड़ किया तो आईसीआई उसके खिलाफ क्या लेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन. ये बहुत सुंदर पोर्शन होता है और ये फाइनल में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ही. चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर लास्ट में 2 शेड्यूल डाले हुए, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, जिसमें मिला के 34 मिसकंडक्ट्स है जिसके होने पर आपके खिलाफ आईसीआई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, सीए इंस्टीट्यूट ले सकता है. सीए इंस्टीट्यूट तो छोटा सा लेगा, नाफरा अगर पीछे पड़ा तो बड़ा वाला ले लेगा. ठीक है. अभी हाल फिलहाल में रोज मैं देखता हूँ न्यूज़ में आया हुआ रहता है, पीडब्ल्यूसी का चाइना में बम्बू हो गया, इंडिया में केपीएमजी को कुछ पनिशमेंट हो गया, 5 करोड़ का पेनल्टी, 15 साल का बैन, ये बैन, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ रहता है. बिग 4 के विषय लोग पढ़े रहते हैं और पढ़ा रहना चाहिए भी. नेक्स्ट, इधर एथिक्स बोलते हैं 2 तरह का होता है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच. प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच मतलब हम नियम नहीं बनाएंगे, हम आपकी अंतरात्मा पे छोड़ रहे हैं, आपके कॉन्साइंस पे. इंडिपेंडेंस शुड बी कंप्लाइड विद इन स्पिरिट. तो आप हर सिचुएशन में अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के देखो कि एथिकली क्या होना चाहिए. और दूसरा एथिक्स क्या होता है, रूल बेस्ड अप्रोच. हम एथिक के रूल बना देंगे और आपको फॉलो करने हैं, पर ये अप्रोच अच्छा नहीं है बिकॉज इट विल नॉट कवर ईच एंड एवरी सिचुएशन. देखो एथिकल डिलेमा के तो बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं ना, हर चीज पे तो रूल बना हुआ नहीं हो सकता. इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि हर सिचुएशन सोच के उस पर रूल बना दो. तो इट इज बेटर दैट सीए पे छोड़ा जाए कि वो अपना जजमेंट लगा के खुद तय करे कि वो क्या कर रहा है, एथिकल या अनएथिकल. विच अप्रोच इज बेटर, प्रिंसिपल अप्रोच की रूल बेस्ड अप्रोच? प्रिंसिपल अप्रोच. इनफैक्ट हमको दोनों चाहिए, कुछ चीजों में रूल्स अच्छा है, कुछ चीजों में जिन पे रूल नहीं बन सकता वहां पे प्रिंसिपल्स अच्छा है. खत्म. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. 3 पार्ट है इस चैप्टर में. तो पहला पार्ट क्या था, एथिक्स, वो हो गया. ये 2 पार्ट और है, एंगेजमेंट लेटर पहले आएगा, फिर ऑडिट क्वालिटी. अब हम लोग एक नया स्टैंडर्ड रिवाइज करने जा रहे हैं, ऐसे 210. 210 क्या है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. इसको पढ़ने के पहले ना हम लोग कॉपी नोट्स में चलेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे. ध्यान से सुना, क्लाइंट और सीए के बीच में एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन करना एक जरूरी चीज है. इट्स नॉट ऑप्शनल, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना मैंडेटरी है. एज पर सेक्शन नंबर 143 subsection 10 of the Companies Act 2013, it is mandatory for the auditor to follow the standards on auditing, and one of the starting standards is SA 210, agreeing the terms of engagement. तो client और CA के बीच में एक written engagement letter या एक MOU, any suitable form of agreement writing में होना जरूरी है, जिसमें terms and condition of the engagement एकदम clear बताए हुए हो. तो I will show you an example, बहुत simple है, पेज 11.30 पे चलते हुए जल्दी से देखते हैं. ये देखो इधर ऐसे 210 एंगेजमेंट लेटर, ये रहा ऑडिटर, वो रहा उधर क्लाइंट. क्लाइंट मतलब वही मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वगैरह. ठीक है. ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट कौन डिजाइन करेगा, सीए. कौन किसको एड्रेस करेगा, फ्रॉम द ऑडिटर टू द क्लाइंट. तो हम लोग बना के देते हैं, 2 कॉपीज होती है, एक कॉपी साइन करके वो रख लेंगे, एक कॉपी साइन करके वो हमको दे देंगे. तो इट इज गिवन बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट, तो इसीलिए सीए के लेटर पे बना एंड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब इधर इसमें क्या क्या होता है सर, बेसिक चीजें, ये 8 पॉइंट्स अपने को याद रखने. नंबर 1, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट पूरा डिफाइंड होना चाहिए, जो कि अगर कंपनी ऑडिट हो रहा है तब तो इट इज एज पर कंपनीज एक्ट, पूरा लॉ के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप है वो डिफाइन करना है. नंबर 2, कन्फर्म द एक्सेप्टेंस. उनको बोलेंगे कि जी हम आपने हमको प्रपोज करके एजीएम में ओआर पास करके ऑडिटर अपॉइंट किया, हम एक्सेप्ट करते हैं पोजीशन ऑफ ऑडिटर इन योर कंपनी, सो वी आर एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ एंगेजमेंट. नंबर 3, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा डिफाइन कर देंगे. नंबर 4, इनहेरेंट लिमिटेशन बता देंगे, जो चैप्टर 1 में अपनी पढ़ते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या बता देंगे, बिकॉज आई कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ईच एंड एवरी मिसस्टेटमेंट इन योर बुक्स.
नंबर 5, उनकी जिम्मेदारी बता दो, स्पेशली प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी थोड़ी देर बाद ही मैं डिस्कस करूंगा। कोई भी क्लाइंट का काम जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे 3 प्री कंडीशन मौजूद होनी जरूरी है। अगर वो नहीं है तो हम काम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो वो प्री कंडीशंस भी लिख देना चाहिए यहाँ पे। उसको याद करने का निमोनिक है, फिक, वो मैं दिखाऊंगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंटरनल कंट्रोल एंड कोऑपरेशन। इधर नंबर 6, फीस लिखी हुई होनी चाहिए। नंबर 7, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नाउ इफ इट इज अ कंपनी ऑडिट दैट इज प्री डिफाइंड एज पर ऐसे 700, यहां पर 7 नंबर में हम लोग को यही बता देना चाहिए कि देर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो अगर आपकी कंपनी में हुए तब हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। सर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस? नंबर 1, लैक ऑफ एविडेंस। अगर मुझे एविडेंस नहीं मिला तो मैं क्यूओ या डीओ दे दूंगा, और अगर मुझे एमएमएस मिल गया, सेकंड प्रेजेंस ऑफ एमएमएस, तो मैं क्यूओ या एओ दे दूंगा। तो वो सर्कमस्टांस बता दो जो ऐसे 705 वाला होता है। एंड लास्ट 8 नंबर, एक्नॉलेजमेंट। उनको बोलेंगे कि आप एक कॉपी साइन करके हमको एक्नॉलेज करके दे दो कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करते हो। तो दिस इज अ लेटर ऑफ एंगेजमेंट। ये एकदम सिंपल नोट से मैंने बोला था, 8 पॉइंट याद कर लेना, बहुत फायदा हो जाएगा। कम बैक टू द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टैंडर्ड। 12 नंबर पेज पे वापस आ गए, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड का एक आइडिया तुमको मिल गया। अब यहां से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। What is the objective of auditor in this standard? Number 1, to see whether the preconditions, the 3 preconditions are present or not. If not, हम accept नहीं करेंगे. Number 2, there should be a common understanding about the objective and scope of audit between me and the client. वो common understanding रहना चाहिए। हरे बॉक्स में बोला कौन किसको देता है? It is addressed by the auditor to the client. Now, ये रहा टॉपिक। What are the 3 preconditions? ये रहा, सीधा यहाँ पे आ जाओ। ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज नीचे रिपीट किया हुआ है, ठीक है। 3 प्री कंडीशन। सबसे पहले तो देखो कि क्लाइंट अपना बुक्स बनाने के लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है वो उनके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा होता है? शेड्यूल 3 होता है, इंड एएस होता है, एएस होता है। अब जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे इंड एएस नहीं एएस है, तो वो लोग इंड एएस नहीं एएस करते हैं, बाकी सारे इंड एएस करते हैं। अब उसमें भी डिफिकल्ट मतलब ज्ञान है, लिस्टेड कंपनीज इंड एएस करती हैं, बट बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है वो एएस करती हैं। तो चेक करो कि वो फ्रेमवर्क जो क्लाइंट फॉलो कर रहा है वो एप्लीकेबल है कि नहीं। नेक्स्ट, द 3 प्री कंडीशंस। नंबर 1, कि क्या इन्होंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाया है, क्या इन्होंने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट मॉनिटर किया है। एंड नंबर 3, क्या मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट का मतलब unrestricted access to books of accounts, unrestricted access to other documents and evidences that I may inquire, that I may ask for. And number 3, unrestricted access to the people within the entity जिनसे मैं पूछताछ इंक्वायरी कर सकूं। So what are the 3 preconditions? FIC, F से FRF फॉलो हुआ है कि नहीं, I से इंटरनल कंट्रोल, C से कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में जो मैंने तुमको बोला ना, एक्सेस, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड टू द पीपल विद इन द एंटिटी, वही 3 लिखा हुआ है। आओ टर्न द पेज। अग्रीइंग, नेक्स्ट हेडिंग, अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। अब ऊपर एक बार उसको पहले पढ़ते हैं फिर नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कंपनी ऑडिट की तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, बिकॉज कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सो द स्कोप ऑफ द ऑडिट इज लेड डाउन बाय द स्टैट्यूट। लेकिन सर अगर ये स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह की अगर बात करें, वहाँ वॉलंटरी ऑडिट वो लोग करा रहे हैं, तब तो उनके कानून में कोई स्कोप ऑफ ऑडिट लेट डाउन नहीं है। इट इज़ बेटर कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्लाइंट डिटरमाइन करे। तो क्लाइंट और हम आपस में एग्रीमेंट करके स्कोप ऑफ ऑडिट डिटरमाइन कर लेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 2। वो वॉलंटरी ऑडिट में होता है। द स्कोप ऑफ ऑडिट इज लेट डाउन बाय द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। तो इस पूरे डब्बे में ना वही बात बताई हुई। इसमें बोला हुआ है कि जब जब लॉ रिक्वायर करता है, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तब तो स्कोप लॉ में होता है, वरना स्कोप क्लाइंट और सीए मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। एंड इट्स बेटर टू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन लेटर ऑफ एंगेजमेंट और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। 2 वर्ड याद रखना, एंगेजमेंट लेटर या फिर अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। एमसीक्यू में दोनों सही है, ठीक है। नीचे यहाँ पे ब्लू बॉक्स, अगर कानून के अंदर स्कोप ऑफ ऑडिट बहुत डिटेल में डिस्क्राइब्ड है, तब आप एंगेजमेंट लेटर अगर ना भी बनाओ तो चलेगा। बस ये देख लो कि वो जो कानून में जो बोला हुआ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसका रेफरेंस दे दो बस, ठीक है। तब आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यू में आ सकता है जो अभी मैंने बोला। इट शुड बी इन रिटन फॉर्म आइदर एज एन एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट लाइक एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेटर ऑफ एंगेजमेंट के कंटेंट्स क्या होते हैं वो यहाँ 5 पॉइंट पढ़ने से बहुत अच्छा है। जो मैंने 8 पॉइंट्स अभी दिखाए थे ना पेज 11.30 में डायग्राम, वो याद कर लो। अब ये 2.5 पेज का तुम लोग के पास एक ग्रीन बॉक्स में रेफरेंस के लिए मैंने डाला है एंगेजमेंट लेटर। अच्छी चीज़ है, वो पढ़ के आए हैं, एक बार देख लेते हैं। सीए के लेटर हेड पे बनेगा, बिकॉज सीए क्लाइंट को दे रहा है। इट इज एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तारीख दी हुई रहेगी वहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 क्या, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नंबर 2, कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टू द क्लाइंट।
नंबर 3, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करो, डोर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट बता दो। नंबर 5, प्री कंडीशंस के बारे में बता दो कि ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग ये तीनों प्री कंडीशन फॉलो करोगे तभी मैं आपका काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। नंबर 6, फीस। नंबर 7, हमारी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट एंड कंटेंट। नंबर 8, एक्नॉलेजमेंट। 2 कॉपी देते हैं, एक आप रख लो, एक हमको साइन करके एक्नॉलेज करके दे दो, साइंड बाय द ऑडिटर। तो ये एक रेफरेंस के लिए पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ जो मैंने क्लास में तो डिटेल में डिस्कस किया था, अभी रिवीजन है इसलिए फटाफट बता दिया। नेक्स्ट रेड हेडिंग को गौर से पढ़ो। ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट इन दीज सिचुएशंस। सबसे पहले यहां पर अगर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो चुना है अकाउंट्स बनाने के लिए वो अनएक्सेप्टेबल है, एफआरएफ इज अनएक्सेप्टेबल, यानी इनके ऊपर लगता है इंड एस इन्होंने फॉलो किया एएस, या इन पे लगता है एएस इन्होंने फॉलो किया इंड एस, तो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मना कर दूंगा। नंबर 2, अगर मैं ये देखता हूं कि ये लोग वो 3 प्री कंडीशंस अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है तो मैं काम इनका एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, ठीक है, जब इनसे बातचीत हो रही है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, उसी में मैं देख रहा हूं that the management and TCWG is trying to impose limitation on scope of my audit to such an extent that I know कि मैं इनका काम अगर एक्सेप्ट भी कर लेता हूं तो ढंग से नहीं कर पाऊंगा, and it will ultimately result in a disclaimer of opinion, then better है कि आप इसको एक्सेप्ट करो ही नहीं। Now, ये मैंने तुम लोग का एग्जाम्पल लिखाया था नेक्स्ट टॉपिक के लिए। 3 अलग अलग टाइप के एंगेजमेंट है, ऑडिट, रिव्यू, एयूपी। एयूपी मतलब अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, एसआरएस 4410। ऑडिट में हम कौन सा अश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस। रिव्यू में हम कौन सा अश्योरेंस देते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस मतलब थोड़ा कम। एयूपी में हम कोई अश्योरेंस नहीं देते। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस आपको दिख रहा है ना, ये हम लोग ने चैप्टर 1 में पूरा पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो अगर तुमको मेरे बोलने पे फटाक से याद नहीं आ रहा तुम चैप्टर में जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। होता कि हम क्लाइंट ने हमसे बातचीत की थी और हमको ऑडिट के लिए रखा था, विच इज रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। लेटर ऑन क्लाइंट हमको रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं हम लोग एंगेजमेंट को चेंज करना चाहते हैं टू वन विच रिक्वायर्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, मतलब ऑडिट को रिव्यू में करना चाहते हैं, क्योंकि ऑडिट में आप ज्यादा अश्योरेंस देते हो रीजनेबल अश्योरेंस, रिव्यू में आप कम अश्योरेंस देते हो लिमिटेड अश्योरेंस, या फिर ऑडिट से एयूपी करना चाहते हो जहां आप अश्योरेंस ही नहीं दे रहे। तो इफ द क्लाइंट आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट, हमारी सब कुछ बातचीत हो गई, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने थोड़ा बहुत काम भी कर लिया, उसके बाद क्लाइंट आके मेरे को बोल रहा है कि जी हम तो सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी, वी वांट टू चेंज द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट टू आइदर रिव्यू और एयूपी विच रिक्वायर्स लेसर लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि शुड वी एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट टू चेंज द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा इशू हो सकता है कि इनको पता था कि मैं इनके ऑडिट में ना ये देने वाला हूँ मॉडिफाइड ओपिनियन, दैट इज वाई ये लोग जानबूझ के उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू अ डिफरेंट एंगेजमेंट विच रिक्वायर्स अ लेसर अश्योरेंस। इफ दैट इज द केस आई शुड नॉट एक्सेप्ट देयर रिक्वेस्ट, चाहे मेरे को रिजाइन करना पड़े, हटना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्लाइंट की, उनको ऑडिट के बारे में आइडिया नहीं था, वो चेंज करना चाहते हैं, तो हम स्वीकार कर सकते हैं और एंगेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप एंगेजमेंट को चेंज करते हो तो उसके 5 स्टेप्स है जो अपने को फॉलो करने जो नीचे हैं, ठीक है। अभी मैंने तुमको बोला सबसे पहले आप क्लाइंट से पूछोगे कि क्या रीजन है, अगर जस्टिफाइड रीजन है तो हम मान जाएंगे, अनजस्टिफाइड रीजन है तो हम नहीं मानेंगे, भले हमें छोड़ना पड़े। नाउ व्हाट आर द 5 स्टेप्स, ठीक है। स्टेप नंबर 1 उनसे रीजन मांगेंगे। स्टेप नंबर 2 मान लो उनका रीजन सही है। स्टेप नंबर 2 फिर मैं देखूंगा कि एंगेजमेंट चेंज करने की वजह से मेरे ऊपर क्या क्या लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आएंगे। स्टेप नंबर 3 मैं ये डिसाइड करूंगा कि जितना काम ऑलरेडी मैंने ऑडिट के नाम पे कर लिया है क्या वो मुझे दूसरे वाले एंगेजमेंट रिव्यू एयूपी में काम आ सकता है कि नहीं। स्टेप नंबर 4 एक नया एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे जिसमें हम लोग नए वाले एंगेजमेंट रिव्यू या एयूपी के टर्म्स लिख लेंगे। स्टेप नंबर 5 इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, मेरे नए वाले एंगेजमेंट में जैसे रिव्यू एंगेजमेंट में जब मैं रिपोर्ट दूंगा I will not make any reference to the original audit engagement for which I was hired by the client, and I will not make any reference to the audit procedures unless नया वाला engagement AUP है, because उसमें audit procedures ही बोलना पड़ता है। AUP engagement में जो रिपोर्ट आप देते हो उसको बोलते हैं ROF, Report on Factual Findings, ठीक है, ये रहा लिखा हुआ है ROF, ओके। ये सब मैं रिविजन करा रहा हूँ इसीलिए फास्ट बोल रहा हूँ, क्लास में ये सब मैंने पूरी किताबें खोल के एग्जाम्पल्स लंबे लंबे दिखाए थे, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर मान लो क्लाइंट एंगेजमेंट चेंज करना चाहता है और हम उनकी रिक्वेस्ट को ना माने और वो बोल रहे कि फिर हम आपको कंटिन्यू करने नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? विदड्रॉ। लेकिन तुम जानते हो, मैंने बोला है जब जब आप विदड्रॉ करते हो आपको एक लाइन एक्स्ट्रा बोलनी पड़ती है, डिटरमाइन एनी प्रोफेशनल, लीगल और अदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑन द ऑडिटर टू कम्युनिकेट द रीजंस ऑफ विड्रॉवल टू द शेयर होल्डर्स और TCWG और मैनेजमेंट की मैंने क्यों विदड्रॉ किया, क्या मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं, वो मैं डिटरमाइन करूंगा। ये रहा 2 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। ये क्या होता है? हमें ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए, तो पहले साल हमने लेटर ऑफ एंगेजमेंट बना लिया, अब क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर वापस से हमें लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इन्होंने बोला 2 बातों पर डिपेंड करता है। अगर सरकमस्टांसेस बदल गए हैं तो आप नया बना लो लेटर वापस से, या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द क्लाइंट अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि पिछले वाले ऑडिट में उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो आई फील दैट देयर इज अ नीड टू रिमाइंड देम अबाउट द 3 प्री कंडीशंस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब मुझे फिर से लेटर बनाना चाहिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से इसका 2 पॉइंट का ब्रेक डाउन करके 8 पॉइंट्स बताए हैं व्हेन वी नीड टू साइन अ न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट। नंबर 1, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। नंबर 2 से लेके 8 तक मैंने डेल्टा बनाया, डेल्टा मतलब चेंज। देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जैसे फीस चेंज हो गई है, देयर इज अ चेंज इन द मैनेजमेंट, चेंज इन द ओनर, चेंज इन द बिजनेस, चेंज इन द लॉ, चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और चेंज इन द ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायरमेंट्स। तो इन हालातों में हमें नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाना चाहिए रेकरिंग एंगेजमेंट के केस में। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, ठीक है। विद दिस 210 खत्म होता है लेटर ऑफ एंगेजमेंट। फिर से एक बार मैं चैप्टर की बिगनिंग में जा रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 11 जो महा इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस में, इसके 3 हिस्से थे। पहला है एथिक्स जो हमने कर लिया, दूसरा है एंगेजमेंट लेटर, ऐसे 210 ये भी हो गया। अब हम तीसरे में मूव कर रहे हैं, द फाइनल टॉपिक विथ विच हम लोग का पूरा चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट इज ऑडिट क्वालिटी। कभी भी ये लोग क्वालिटेटिव ऑडिट बोले हैं, उसका मतलब भी ऑडिट क्वालिटी होता है कि मतलब अपने को अच्छे क्वालिटी का ऑडिट करना है ना। अच्छे क्वालिटी का ऑडिट का मतलब क्या होता है वो अभी बताऊंगा मैं। इसके अंदर 2 स्टैंडर्ड आएंगे, SQC1, SA 220, सब डिस्कशन होगा डिटेल में। चलते हैं, ये आ गए हम लोग टॉपिक नंबर 10, आखिरी टॉपिक, ऑडिट क्वालिटी। So now we are going to start the revision of audit quality. Quality audit मतलब अच्छे क्वालिटी का ऑडिट। सर अच्छे क्वालिटी का ऑडिट का मतलब क्या है? नीचे ग्रीन बॉक्स देखो, अच्छे क्वालिटी का ऑडिट का मतलब है PR। P से कि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो किया है। तो अगर आप सारे के सारे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग फॉलो करोगे, कंपनी लॉ में जो बोला वो सब फॉलो करोगे, तो अपने आप ही ऑडिट अच्छी क्वालिटी का होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज P से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद, एंड R से द रिपोर्ट दैट वी हैव इशूड टू द क्लाइंट, ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट। तो ये रहा ग्रीन बॉक्स, ठीक है, देख लो, that the firm or the engagement complies with the professional standards and legal requirements, और उस तरफ नंबर 2 that the report issued is appropriate. Now SQC1 में और 220 में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं हम लोग। लुक एट दिस डायग्राम। सबसे पहले फोकस करो येलो पे, QCPP, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। मैं ये नाम QCPP बार बार बोलूंगा। SQC1 बोलता है कि हर CA फर्म को, मैंने इसमें KPMG का एग्जांपल लेके बताया था, वही बोल रहा हूं कि पूरे KPMG इंडिया को, फर्म को अपने यहां QCPP बना लेना चाहिए। देयर शुड बी सम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो KPMG ने बना रखा है, उसका नाम है CAM, KAM, KPMG ऑडिट मेथोडोलॉजी। तो फर्म को QCPP बना लेना चाहिए। ये बात कौन बोलता है? SQC1। और ऐसे 220 क्या बोलता है? वो बोलता है कि हर एक एंगेजमेंट जो हम लोग क्लाइंट लोग के लिए करते हैं, उसमें जो एंगेजमेंट टीम होती है, एंगेजमेंट पार्टनर होता है, उसको उस एंगेजमेंट में QCPP जो फर्म ने बना रखा है उसको फॉलो करना चाहिए। तो एक बात तो समझ में आता है, SQC1 मैक्रो लेवल पे है, 220 माइक्रो लेवल पे है। SQC1 और 220 ओवरलैप नहीं करते, दोनों अलग चीजें, समझो बात को। SQC1 बोलता है कि फर्म शुड सेट अप अ QCPP, and 220 says that the engagement team and the partner who are performing a particular engagement for the firm should follow and implement the QCPP of the firm at the engagement level, कि हर एक engagement में आपको QCPP करना है। ये बात कौन बोलता है? 220। अब क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड्स क्वालिटी की बात करते हैं, तो अंदर के जो टॉपिक्स है वो दोनों में कॉमन मिलेंगे, पर दोनों का जो मकसद है वो अलग अलग है।
SQC1 applies for different types of engagements: audit, review, related services, other assurance. 220 is only about audit. पर वो मेन डिफरेंस नहीं है. मेन, कई जन सोचते हैं कि सर इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही है कि वो सिर्फ ऑडिट पे, चार चीज पे. अरे भाई वो चार चीज में ऑडिट भी तो है, फिर वो अलग से बनाने की जरूरत क्यों बनी? बिकॉज ये बोल रहा है कि फर्म लेवल पे आपके यहाँ QCPP होना चाहिए, और 220 बोलता है कि हर एंगेजमेंट में आपको QCPP इंप्लीमेंट करना चाहिए. तो दोनों का पर्पस अलग है. ये मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर डिफरेंस का टेबल डाला है कि SQC1 और 220 में क्या डिफरेंस है. एग्जाम में आता तो नहीं, पर कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छा है. नंबर 1, SQC1 की जिम्मेदारी किस लेवल पे? फर्म लेवल पे है, जबकि 220 एंगेजमेंट लेवल पे है. SQC1 की जिम्मेदारी फर्म के MD की है, जैसे KPMG इंडिया का जो CEO है याजदी नागपुर वाला, उसकी जिम्मेदारी है. जबकि 220 की जिम्मेदारी तो हर एक ऑडिट के लिए जो ऑडिट पार्टनर होता है उसकी है. नंबर 2, टाइप ऑफ एंगेजमेंट. ये तो सबको पता है, SQC1 चार टाइप के एंगेजमेंट पे लगता है और 220 सिर्फ ऑडिट पे. नंबर 3, ड्यूटी. ये इंपॉर्टेंट है. SQC1 बोलता है कि फर्म लेवल पे QCPP होना चाहिए, 220 बोलता है कि हर एंगेजमेंट में उस QCPP को अप्लाई करना चाहिए. नंबर 4, बाप एंड बेटा. SQC1 बाप है, 220 बेटा है. अगर SQC1 नहीं होगा तो 220 कैसे होगा? 220 क्या बोलता है कि आपके फर्म ने जो QCPP बना रखा है वो आपको एंगेजमेंट लेवल पे फॉलो करना है. तो अगर हमारे फर्म ने QCPP बना ही नहीं रखा तो हम एंगेजमेंट लेवल पे फॉलो कैसे करेंगे? तो SQC1 इज अ सिन क्वा नॉन फॉर SA 220. यही इसमें लिखा हुआ है. टर्न करते हैं. तो सबसे पहले हमारे सामने कौन है? SQC1. अगर तुम SQC1 को अच्छे से पढ़ लेते हो डिटेल में ना, तो 220 तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, सबसे पहले वही बात किया है कि SQC1 का पर्पस क्या है? क्वालिटी. 2 है. नंबर 1, फर्म लेवल पर ही ऐसा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए कि हम लोग मतलब जो भी काम करते हैं उसमें हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करते हैं. एंड नंबर 2, जो भी रिपोर्ट हम देते हैं वो अप्रोप्रिएट होता है. नेक्स्ट, अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन इन डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया, बहुत सुंदर है. EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. वो डायग्राम पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है. गो टू दिस पेज. ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा तुमको समझने के लिए. सपोज ये KPMG चेन्नई है, एक पर्टिकुलर ऑडिट क्लाइंट है जिसमें ये आदमी एंगेजमेंट पार्टनर है जो साइन करेगा ऑडिट को, और ये उसकी टीम है, एंगेजमेंट टीम. एंगेजमेंट पार्टनर अपनी टीम का क्या करता है? DSR, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, और एक ऑडिट फाइल बन जाती है. ठीक है, अब सोचो कोई दूसरा वाला KPMG है, KPMG गुड़गांव, वहाँ पे कोई पार्टनर लेवल का आदमी है, लेट्स कॉल हिम EQCR पार्टनर. ये दूसरा पार्टनर क्या करेगा? ये आएगा और चेन्नई वाले उस क्लाइंट का ऑडिट फाइल को स्टडी करेगा, टीम से बात करेगा और चेक करेगा कि चेन्नई वाली जो टीम है उन्होंने KPMG के बनाए हुए QCPP, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर, फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं. तो अल्टीमेटली उस ऑडिट की जिम्मेदारी तो इस पार्टनर की है, लेकिन इस ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेक करने की जिम्मेदारी इस पार्टनर की है. तो इस पार्टनर को अपने बोलते हैं EQCR पार्टनर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. ये क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है. एग्जाम में डेफिनेशन आता है, व्हाट इज EQCR? तुम बोलोगे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज द, एकदम सिंपल, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ JC. JC मतलब जजमेंट्स एंड कंक्लूजन. तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, engagement quality control review is an objective evaluation before the report is issued to the client of the judgments made by the engagement team and the partner and the conclusions reached by the team. ठीक है, मैंने बोला याद रखने के लिए ये याद कर लो, ब्लू कलर में ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ JC, जजमेंट एंड कंक्लूजन. ओके, वापस SQC1 पे आ गए. अभी एक एक करके डेफिनेशन. Who is engagement partner? Engagement partner is the person who is responsible for PRA, P से performance of the engagement, R से issuing a report, and A से who has authority from a legal point of view. जैसे engagement partner जो चार्ट अकाउंटेंट पार्टनर होता है उसके पास कंपनीज एक्ट से ये पावर आता है कि वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है. What is engagement quality control review? वही डेफिनेशन जो अभी पढ़ के आए थे, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ JC. And third, engagement team includes the partner and any expert hired by the firm. Now, what are the 6 elements of quality control? The answer is LHM. Here are LHM. L say leadership, E say ethical requirements, C say client acceptance, client continuation formalities, H say human resource, E say engagement performance, M say monitoring. ये LHM वाला SQC1 में भी आएगा और 220 में भी आएगा. राइटअप थोड़ा थोड़ा अलग है, बाकी सेम है. इधर
हर फर्म को, क्योंकि मैं अभी SQC1 बता रहा हूं तो फर्म लेवल बात करते हैं, हर फर्म को क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए QCPP, और उसको ये अपने सारे फर्म के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं पर्सनल, उनको बता देना चाहिए। DCAF, डॉक्यूमेंट, कम्युनिकेट एंड ऑब्टेन फीडबैक। तो DCAF कर दो। DCAF मतलब D से फर्म ने जो भी QCPP बनाया, डॉक्यूमेंट होना चाहिए राइटिंग में, कम्युनिकेट होना चाहिए टू द पीपल इन द फर्म, पर्सन द फर्म, एंड F से उनसे फिर फीडबैक भी लेने के उसको अपडेट करते रहना चाहिए। बिकॉज समय के साथ साथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंज होते हैं, तो आपको भी ना क्वालिटी कंट्रोल के जो बेंचमार्क्स है वो अपग्रेड करने पड़ते हैं। ये डायग्राम वही है LHM। सबसे पहले L से लीडरशिप। लीडरशिप में दो बातें हमको याद रखनी। नंबर 1, the firm has to promote an internal culture that quality is essential, number 1, and number 2, somebody in the firm, the top person, the managing partner of the firm, the top partner या firm का जो CEO है, जैसे KPMG इंडिया का जो CEO है वो है याजदी नागपुर वाला, तो फर्म का भी CEO होता है या मैनेजिंग पार्टनर होता है, दे मस्ट अज्यूम द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। तो ये दो बातें हमको याद रखनी है, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया है। नंबर 2, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स है जो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 11 में। वही देख लो, सेम नाम लिखे, पढ़ लो, पांचों नाम वही सेम है, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस एथिक्स का ही हिस्सा है। हर फर्म के अंदर एक इंडिपेंडेंस प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट का जब आप काम करते हो तो आपको उनके साथ इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है। यू मस्ट आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और अगर थ्रेट्स है तो क्या सेफगार्ड्स लगाए जा सकते हैं जिससे उस थ्रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आप थ्रेट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते देन यू बेटर विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर कभी भी फर्म इंडिपेंडेंस को ब्रीच करती है तो एंगेजमेंट पार्टनर या एंगेजमेंट टीम को तुरंत फर्म को ये बात कम्युनिकेट कर देनी चाहिए कि किस तरह से ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, एंड हेंस वी शुड विड्रॉ फ्रॉम दिस एंगेजमेंट। एनुअल इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, इसके ऊपर एक MCQ होता है कि फर्म के अंदर हर साल हर क्लाइंट के लिए एक एनुअल इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन लिया जाएगा फ्रॉम द एंटायर ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ये होता भी है, मैंने बताया था, कोई भी क्लाइंट को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो पूरे ऑडिट डिपार्टमेंट में ऑल अक्रॉस इंडिया ईमेल जाता है कि ये क्लाइंट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या इंडिपेंडेंस का कोई इशू है, क्या आप लोग के या आपके परिवार वाले इसमें कुछ सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, कोई कनेक्शन है तो बता दो। तो यू हैव टू टेक एन एनुअल इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन फ्रॉम द एंटायर ऑडिट पर्सनल इन द फर्म। अब ये आया C, LHM, LE हो गया, अब C से क्या है, CACC, क्लाइंट न्यू क्लाइंट एक्सेप्टेंस या फिर ओल्ड क्लाइंट कंटिन्यूएंस। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस या क्लाइंट कंटिन्यूएंस के लिए फॉर्मेलिटीज है। SQC1 में 3 फॉर्मेलिटी है, आइस। जब मैं SA 220 में जाऊंगा तो वहां पे 4 फॉर्मेलिटी है, माइस। सेम है, आइस वाला पोर्शन सेम है, आइस है। कोई भी क्लाइंट को लेने के पहले आप उनकी इंटेग्रिटी चेक करो, अपनी कॉम्पिटेंस चेक करो एंड अपना एथिकल रिक्वायरमेंट्स चेक करो। तो ये 3 पॉइंट हो गया, आइस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो भी हमारी टीम है जो काम करेगी उनके पास CCTR होना चाहिए, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम, रिसोर्स, तभी हम वो काम एक्सेप्ट करेंगे, वरना हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी इसको लेके इशू है तो वो रिजॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करोगे या कंटिन्यूएंस लेटर डालोगे, वरना नहीं। नेक्स्ट, ये एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया। हमने बोला आइस में आई क्या है, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कि यू मस्ट चेक द क्लाइंट इज ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू विल कंसिडर टू डिटरमाइन द इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। देयर आर 7 फैक्टर्स। याद करने के लिए मैंने बोला बाबा आलम, या तुम चेंज कर सकते हो BBA, माला, जो करना कर लो। मैंने बोला बाबा आलम, मेरे को अच्छा लगता है, याद हो जाता है उससे, ठीक है। हम उस क्लाइंट की इंटेग्रिटी कैसे चेक करेंगे, बाबा, BBA, B से business reputation of the client, business practices of the client, attitude of the client and aggressive interpretation of accounting standards। फिर आलम, अग्रेसिवली हमारे साथ बार्गेनिंग करके हमारी फीस को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। L से लोसोवा डाल रहे, लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। M से कहीं ये क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में इन्वॉल्व तो नहीं है। एंड लास्ट में A से हमें अपॉइंट क्यों कर रहा है, पिछले वाले CA को हटा क्यों रहा है, उसके रीजंस क्या है। तो ये 7 फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे टू डिटरमाइन द इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। इस पे देखो क्वेश्चन भी कराया था मैंने, ओके। हरा बॉक्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर फर्म और क्लाइंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले उसको रिजॉल्व करो, फिर एक्सेप्ट करो, वरना नहीं करो। नेक्स्ट, अब ये इधर कुछ CA, ये हाथ का पढ़ो। CA comes to know about certain issues after the appointment.
सबसे पहले ये टॉपिक, सीए केम टू नो अबाउट सम इश्यूज आफ्टर अपॉइंटमेंट, मतलब आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप देख रहे हो कि वहाँ पे क्या इश्यूज है, बहुत प्रॉब्लम्स, और अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात बोला है कि फर्म की जो QCPP है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, उसमें विड्रॉवल को लेके गाइडलाइंस होने चाहिए। पढ़ो यहाँ पे, QCPP मस्ट कंटेन विड्रॉवल प्रोटोकॉल, कि जब भी फर्म विड्रॉ करेगा then the firm will determine its professional and legal responsibility to communicate to the shareholders or to regulatory bodies if any. Number one, and that is number one. And number two, withdraw दो तरह से होता है, एक होता है withdraw from that engagement और दूसरा होता है withdraw from client relationship। मतलब मान लो मैं एक क्लाइंट के 3 काम कर रहा हूँ, तो withdraw from engagement मतलब वो वाला ऑलरेडी एंगेजमेंट छोड़ दिए, और विड्रॉ फ्रॉम क्लाइंट रिलेशनशिप मतलब इस क्लाइंट के साथ ही हमारा संपूर्ण अलग हो गया, अब इनका कोई काम हम नहीं करेंगे। तो कंसिडर विड्रॉवल फ्रॉम आइदर और फ्रॉम बोथ। ह्यूमन रिसोर्सेस, आपके फर्म में अच्छे क्वालिटी का काम तभी होगा जब वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय अच्छे होंगे। तो फर्म का जो HR पॉलिसीज है, रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, कॉम्पनसेशन कितना दिया जाता है, प्रमोशन अप्रेजल कैसे होता है, करियर डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी HR पॉलिसीज के ऊपर फर्म के CEO को दिमाग लगाना ज़रूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि जो बड़ी फर्में होती है ना, वो हायर ही मतलब रैंकर्स को करती है, अच्छे रिजल्ट्स वाले को करती है, तो काम तो क्वालिटी का होगा ही। ये उसी के बारे में बात किया है। याजदी नागपुर वाला, जो कि KPMG वाला एग्जांपल मैंने दिया, KPMG का CEO है, ही मस्ट चेक द HR पॉलिसीज ऑफ द फर्म। इवन अ CA जो ऑडिट कर रहा है किसी भी कंपनी का, उसको भी उस कंपनी के HR पॉलिसीज को देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्म शुड एम्फसाइज ऑन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द फर्म। एंगेजमेंट परफॉर्मेंसेस में 7 पॉइंट होते हैं, DSR, CDQD। DSR डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, पार्टनर जब भी टीम को काम सौंप करता है तो उसको डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करना चाहिए। CDQD, C से कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन मैंने लिखा है, पढ़ो। डिस्कशन विथ एक्सपर्ट्स टू रिजॉल्व कॉन्ट्रोवर्शियल और कंटेंशियस मैटर्स विच इंप्रूव्स क्वालिटी एंड PJ, प्रोफेशनल जजमेंट। तो फर्म को कंसल्टेशन करना चाहिए एक्सपर्ट के साथ वेन एवर नेसेसरी। D से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर फर्म में टीम के अंदर या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाले पार्टनर के साथ या एक्सपर्ट के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। Q से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, EQCR जो पढ़े थे, गुड़गांव वाला आके रिव्यू करेगा। और D से डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 7 साल तक प्रिजर्व करने चाहिए, उसके ऊपर है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में DSR-SD, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। कंसल्टेशन, consultation is discussion with the expert to resolve all the contentious or controversial matters which improves the quality of the engagement and the professional judgment applied by the audit team। ठीक है, वही डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखा दिया है इधर। एक्सटर्नल कंसल्टेशन, अगर आपको लगता है कि आपकी फर्म के अंदर कंसल्टेशन सही नहीं होगा तो आप दूसरी फर्म से कर सकते हो, इवन ICI प्रोफेशनल बॉडी के साथ भी कंसल्ट कर सकते हो, या रेगुलेटरी बॉडी जैसे नाफरा या सेबी के साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हो, उनसे ओपिनियन भी ले सकते हो। EQCR का डायग्राम जो मैंने पढ़ाया था, ये वही टॉपिक है, फिर से रिपीट किया गया है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, EQCR कौन कौन से क्लाइंट्स का होता है। EQCR अपॉइंट तो हर क्लाइंट के लिए होता है, लेकिन हर क्लाइंट का जो ऑडिट फाइल है वो EQCR में नहीं आता। अगर क्लाइंट लिस्टेड कंपनी है तो मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा, और बाकी सारे क्लाइंट्स के लिए फर्म विल डिवाइस अ सूटेबल क्राइटेरिया टू चूज कि कौन कौन से क्लाइंट्स का EQCR रिव्यू होना चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद बिट अमंग द एंगेजमेंट टीम और विद द एक्सपर्ट और विद द EQCR रिव्यूअर। जब तक कोई भी डिफरेंस ओपिनियन है उसको रिजॉल्व करने की चेष्टा होनी चाहिए। मान लो गुड़गांव वाले EQCR रिव्यूअर ने चेन्नई के एंगेजमेंट पार्टनर को कुछ बोला कि ऐसे ऐसे आप कर लो, और चेन्नई वाला पार्टनर मानने को राजी नहीं है, तब आप लोग किसी बाहर वाली फर्म से, दूसरे प्रैक्टिशनर से, प्रोफेशनल बॉडी से भी कंसल्ट कर सकते हो, वही यहाँ पे बोला है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल शुड बी असेंबल्ड विद इन 60 days ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड ऑडिट को छोड़ के अगर कोई नॉन ऑडिट एंगेजमेंट है देन द फाइल, एंगेजमेंट फाइल शुड बी असेंबल्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम, यहाँ पे दिया है। नंबर 2, यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स, फर्म को ख्याल रखना चाहिए इसका, सी सारी मतलब डॉक्यूमेंटेशन की कस्टडी कहाँ पे है, सेफ कस्टडी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, इंटेग्रिटी, रिट्रीवेबिलिटी, मतलब फर्म को अपने जितने भी एंगेजमेंट फाइल्स है, डॉक्यूमेंटेशन सब संभाल के रखने चाहिए।
ये तो क्लीशे लाइन है जो चैप्टर 6 में पढ़ के आ चुके हैं हम लोग कि द डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर एंड द ऑडिटर में मेक इट अवेलेबल टू द सेलेक्टेड पोर्शन और सम पोर्शन एक्सट्रैक्ट टू द क्लाइंट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, बट ये हमारी प्रॉपर्टी है, पूरा शेयर नहीं करना है, अदरवाइज इट विल अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। VI रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन 7 years तक आपको करना है, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। मॉनिटरिंग, LHM आखिरी चीज है, M मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है टू सी वेदर इट इज राव और नॉट राव, रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। तो हम लोग मॉनिटरिंग दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन की जहां बीच बीच में कुछ कंप्लेंट्स आई, कुछ पता चल गया, और दूसरा होता है पीरियोडिक इंस्पेक्शन। तो ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, पीरियोडिक इंस्पेक्शन, ठीक है। SA 220, SQC1 खत्म, अब हम 220 में आ रहे हैं। 220 बोलता है कि आपके फर्म ने जो QCPP बना रखा है आपको उसको एंगेजमेंट लेवल पे अप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो एंगेजमेंट हमने परफॉर्म किया इट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट। तो PR, वही दो ऑब्जेक्टिव्स है। SQC1 इज द बेसिस ऑफ 220 बिकॉज अगर आपके फर्म में QCPP नहीं है तो एंगेजमेंट लेवल पे आप QCPP कैसे लगाओगे? बेस्ड अपॉन the QCPP of the firm, the engagement team will decide and plan the quality control measures at the individual engagement level. Next, responsibility of the engagement partner, वही 6 एलिमेंट से LHM अगले पेज में आएंगे। L से लीडरशिप, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लीडरशिप डिफरेंट है। एंगेजमेंट लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी फर्म के CEO की नहीं है, उस एंगेजमेंट के पार्टनर की है। मतलब सपोज सेतु रमन इज द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट, तो उस एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी सेतु रमन की है, याजदी नागपुर वाला की नहीं है, ओके। और इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि एक लीडर जब एंगेजमेंट परफॉर्म करता है, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी को लेकर? बोला दो चीज वो एम्फोसाइज करेगा, नंबर 1 दैट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड नंबर 2 क्वालिटी इज एसेंशियल। मैंने बोला था दो वर्ड अलग है, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, एसेंशियल मतलब करना ही पड़ेगा। क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके अंदर 4 पॉइंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं कि हमारी ऑडिट शुड कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, द ऑडिट रिपोर्ट शुड इशूड शुड बी अप्रोप्रिएट। 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक कि हमें फर्म की QCPP फॉलो करनी है, और लास्ट the partner should encourage the team to raise any concerns during the audit without the fear of reprisal। मतलब आपसे कोई बदला नहीं होगा, आपको जो जो झमेला है सब बताओ, फर्म क्लाइंट के साथ क्या क्या इश्यूज है सब रेज करो आप। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वही इंडिपेंडेंस को लेके है, हम लोग चेक करेंगे कि आर देयर एनी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और उसके लिए क्या सेफगार्ड्स है, क्या सेफगार्ड से थ्रेट रिड्यूस एलिमिनेट हो रहा है, वरना विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। एंड देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ द ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द पार्टनर और द टीम। CACC, वहां आइस था, यहां माइस है, तो आइस तो सेम है, M क्या है? मैटर्स दैट अरोज ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस एंगेजमेंट। मैं माइस को याद करने के लिए एक चीज बोलता हूं, 2 मेरा 2 उसका, वहां लिखा हुआ हिंदी में 2 पॉइंट उसका, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट एंड द मैटर्स दैट अरोज एट द क्लाइंट ड्यूरिंग द करंट एंगेजमेंट और प्रीवियस एंगेजमेंट। 2 मेरा, मेरी कॉम्पिटेंस कैसी है और मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ह्यूमन रिसोर्स H, यहां पे ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट डिफरेंट है, वहां था फर्म की HR पॉलिसी, यहां तो एंगेजमेंट लेवल की बात हो रही है। तो एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर का सिलेक्शन एकदम सही होना चाहिए, जिनके पास काबिलियत भी हो और जो टाइम भी डिवोट कर सकें, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, टाइम, रिसोर्स डिवोट कर सकें क्लाइंट का काम के लिए। E से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये फिर से वही लंबा है कि फर्म शुड कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट, रिव्यू, पार्टनर की जिम्मेदारी कि फर्म का किया, जो टीम का किया हुआ काम है उसका प्रॉपर रिव्यू करते रहे, ठीक है। कंसल्टेशन सेम रिपीट है। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लर्न लिखा है, ये एंगेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। एक तरफ एंगेजमेंट पार्टनर, दूसरी तरफ EQCR रिव्यू पार्टनर, चेन्नई वाला पार्टनर, गुड़गांव वाला पार्टनर। तो चेन्नई वाला जो एंगेजमेंट पार्टनर उसकी 3 जिम्मेदारी है, मैड, ठीक है, 3 जिम्मेदारी है मैड। सबसे पहले है A, अपॉइंटमेंट। एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना चाहिए कि उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक EQC रिव्यू पार्टनर अपॉइंट हुआ है। A से अपॉइंट। M से मैटर, एंगेजमेंट पार्टनर को ड्यूरिंग द ऑडिट जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले वो सारे मैटर्स वो EQC रिव्यूअर के साथ डिस्कस करेगा। एंड D,
Do not date the audit report until the EQCR reviewer partner review does the quality control review. Do not date. ठीक है, तो ये 3 जिम्मेदारी हैं, ये लर्न है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वही सेम पॉइंट है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होगा तो फर्म की पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करना है. आउटसाइड कंसल्टेशन भी लिया जा सकता है. एम मॉनिटरिंग, सेम की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी राव है कि नहीं, रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग? फर्म के अंदर लगातार लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होता है जिससे पता चलता है कि फर्म के अंदर कहीं भी कोई क्वालिटी कंट्रोल ब्रीच है कि नहीं, उसको चेक करो. एंड नंबर 2, इन सारी क्वालिटी कंट्रोल में जो डेफिशिएंसीज है उससे कहीं जो करंट ऑडिट एंगेजमेंट चल रहा है वो अफेक्टेड तो नहीं हो रहा है. ये दे दो. नेक्स्ट, अपना जो वो एंगेजमेंट पार्टनर है ना चेन्नई वाला, वो क्वालिटी कंट्रोल फाइल जब मतलब ऑडिट फाइल जो मेंटेन करेगा उसमें क्वालिटी कंट्रोल वाला रिव्यू वाला पोर्शन भी होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का पोर्शन भी. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑडिट फाइल. तो हम जो ऑडिट फाइल बनाते हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी एक सेक्शन होना चाहिए, इसमें सारा डिटेल होना चाहिए कि हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई किया है, हमने इंडिपेंडेंस फॉलो किया है, हमने CACC के वो आइस माइस वाले काम किए हैं, हमको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी हमने एक्सपर्ट से कंसल्टेशन भी लिया है. ऑल दिस क्वालिटी कंट्रोल स्टेप्स कि आपने 220 फॉलो किया है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट फाइल. बस ख़त्म होता है. इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 11 ऑडिट मैराथन ख़त्म होता है और सारे 11 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं. मैंने अपने YouTube चैनल पे CA इंटर ऑडिट मैराथन की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर 3 महा मैराथन आपको मिलेंगे. महा मैराथन मतलब पूरा कंबाइंड, चैप्टर 1 to 4, 5 to 8 एंड 9 to 11. और इसके अलावा 11 चैप्टर्स के अलग अलग मैराथन भी हैं. दिस इज 100% मैराथन, 100% रिविजन. मतलब मैंने पूरा बुक कॉपी दिखा के एकदम 100% रिवाइज कराया है. जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते वो मैंने कर दिया. एंड इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू अ लॉट. 2 बातें याद रखना. फर्स्ट, एग्जाम में के पहले, ऑडिट एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन का गैप मिलता है ना, उसमें आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो, किताब खोल के रिवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा. नहीं हो तो ये 100% महा मैराथन्स देख सकते हो. पूरा सिलेबस तड़ातड़ रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में एक बार घुस के आराम से जा सकते हो. ठीक है. सेकेंड चीज याद रखना है, अगर एग्जाम दूर है, जो कि अभी दूर है, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज मेनी टाइम्स. मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कितनी बार रिवाइज करें. जितनी बार करो कम है. गिनती मत करो 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे नहीं करो. जितनी बार रिवाइज करो कम है. बिकॉज ये सब चीजें ऐसी होती है जो हम पढ़ते हैं और वर्ड्स याद नहीं रहते, भूलते रहते हैं. तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे अंदर घुसेगा ये और एग्जाम में वो निकलेगा भी और मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. ऑल द बेस्ट.